आप सुन रहे हैं नीरजा हेमेंद्र जी का लिखा हुआ उपन्यास अपने अपने इंद्रधनुष धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 2। ऋतुएं जब भी परिवर्तित होती हैं, उनका प्रभाव हमारे हृदय पर भी पड़ता है। सुखद ऋतुओं में आपाधापी व समस्याओं के पश्चात भी हमारा हृदय प्रसन्नता का अनुभव करता है। तपिश या कठोर सर्दी की ऋतु हमें व्याकुल कर देती है और अनायास हम सुखद क्षणों की तलाश करने लगते हैं। मार्च का महीना प्रारंभ हो चुका है। ये माह परिवर्तन के प्रारंभ का महीना है। वसंत के आगमन के संकेत सृष्टि पर सर्वत्र दिखने लगे हैं। झारखंड का ये छोटा सा शहर प्राकृतिक संसाधनों व हरे भरे प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। शहर के इर्द गिर्द वृक्षों की बाहुल्यता देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये वृक्ष बस शहर को ही सुरक्षा घेरे में बांधे हुए खड़े हों। आम, महुए, जामुन, ढाक, पलाश के वृक्ष अपनी गंध से यहाँ की हवा में मादकता का प्रवाह करते हैं। आसपास फैले जंगलों में यहाँ रहने वाले मूल आदिवासियों के छोटे छोटे गांव बसे हैं। इनके जीवन यापन का जरिया यहाँ के जंगल ही हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यंत कर्मठ हैं। अपनी जीविका एवं भरण पोषण के लिए ये किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहती। ये खेती बाड़ी का कार्य स्वयं करती हैं। इसके अतिरिक्त डलिए, सूप और बांस की टहनियों व गेहूं की डंठलों आदि से सजावटी वस्तुएं बनाने में कुशल हैं। इनके परिश्रम का कोई सानी नहीं। ये पुरुषों से कम नहीं बल्कि अधिक परिश्रमी हैं। सांवली और गेहुए रंग जैसी आकर्षक रंगत, सुडौल कदकाठी व रंग बिरंगे खूबसूरत गहनों से सजने संवरने में रुचि रखने वाली ये महिलाएं आवश्यकता पड़ने पर अपने दुधमुहे बच्चे को पीठ पर बांधकर मजदूरी व उद्यमिता भी कर लेती हैं। परिश्रमशीलता के कारण ये अपनी अलग पहचान बनाती हैं। इन्हीं आदिवासी समाज से आती है हमारे कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में काम करने वाली महुआ। 35-40 वर्ष के मध्य की उम्र वाली महुआ गेहुए वर्ण, मध्यम कद व गठे शरीर की आकर्षक महिला है। वो अत्यंत हंसमुख स्वभाव की है। 6-7 किलोमीटर दूर घने जंगल के समीप स्थित आदिवासी बस्ती से वो पैदल ही कॉलेज आती जाती है। 3 बेटियों व 1 बेटे की माँ महुआ का जीवन सरल नहीं है, किंतु उसे देखकर किंचित मात्र भी आभास नहीं होता कि वो इन दुरूह परिस्थितियों से प्रभावित या हताश है। हाल पूछने पर कहती है, एकदम अच्छा है दीदी। अपने दुखों को हम कब के जंगल में छोड़ आए हैं, वो उधर ही कहीं बिला गए हैं। जंगल से निकलते समय राह में खुशियाँ पड़ी मिली, उन्हें उठा लिया और इधर निकल आई। कहकर खिलखिलाकर हंस पड़ती है। उसके सुडौल चेहरे पर श्वेत दंत पंक्तियाँ चमक पड़ती हैं। नाक की झुलनी दांतों को स्पर्श करने लगती है। बातों बातों में महुआ बताती है कि पहले उसके आदिवासी समाज के लोग बहुत परिश्रमी व ईमानदार होते थे। जब से शहरी सभ्यताओं ने उनके जीवन में प्रवेश किया है, वे न तो पूर्णतः आदिवासी रह गए हैं, न पूर्ण रूप से शहरी बन पाए हैं। अपने मौलिक स्वरूप की विशेषताएं खो दी हैं उन्होंने। खिचड़ी स्वरूप रह गया है उनका, जिनमें अनेक खामियां घर करती जा रही हैं। युवक शहरों में जाकर रोटी रोजगार तलाशने लगे हैं। आवश्यकताएं उन्हें शहरों में खींच रही हैं, तो जंगल में बिखरी जड़ें उन्हें उनके प्राकृतिक स्वरूप का स्मरण कराती हैं। इन सब में स्त्रियां, बालिकाएं वनों में ही इस परिवर्तन को देख रही हैं। वे स्तब्ध हैं समय के साथ हो रहे परिवर्तनों को देखकर। उनकी दशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न शोषण की स्थिति में कोई सुधार हो रहा है। ले देकर हम आदिवासी समाज के लोग आधुनिकता की भौंडी नकल उतार रहे हैं। महुआ की समझदारी भरी बातें सुनकर मैं हंस पड़ती हूँ। तुम भी तो उसी समाज से हो, किंतु तुम्हारी सोच तो अलग है। तुम में समझदारी है, तुम पढ़ी लिखी भी लगती हो। मेरा इतना कहते उसके चेहरे पर वही निश्चल मुस्कान फैल गई। झुलनी दांतों को स्पर्श करने लगती है। ये तो मैं जानती हूँ कि महुआ अधिक पढ़ी लिखी नहीं है, पर कितना, वही मैं जानना चाहती हूँ। महुआ चुप रहने वाली नहीं थी, बोल पड़ी, दीदी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैंने विद्यालय का मुंह तक नहीं देखा है। तब मेरी बस्ती में विद्यालय भी नहीं था। महुआ ने वस्तु स्थिति स्पष्ट की। तुम तो खड़ी बोली अच्छी बोलती हो, मैंने कहा। मैं खड़ी बोली ठीक से बोलना व समझना इसलिए सीख पाई क्योंकि जब मैं 8-9 वर्ष की थी, तब उस समय हमारी बस्ती में चिकित्सकों की टीम सबके स्वास्थ्य की जांच व बच्चों के टीकाकरण के लिए आई थी। उनमें एक डॉक्टरनी जी भी थी। वो सब लोग वहीं पास के एक डाक बंगले में रुक गए थे क्योंकि सभी दूर शहर से आए थे। उनका प्रतिदिन घर आना जाना संभव नहीं था।
डॉक्टरनी दीदी मुझे अपने साथ डाक बंगले में ले गई थी। जब तक वो वहाँ रहीं मैं भी उनके साथ दिन रात वहीं रही। उनका नाम मुझे अब तक स्मरण है। डॉक्टर साधना नाम था उनका। वो बहुत भली थी। उन्होंने मुझे अपना नाम लिखकर दस्तखत करना सिखाया और मैं बन गई पढ़ी लिखी। कुछ क्षण रुक कर रहस्यमयी अंदाज में महुआ बोली, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ दीदी, बस अपना नाम लिख लेती हूँ। नाम के अतिरिक्त अन्य कोई अक्षर नहीं पहचानती। मैं अपना नाम 100 नामों में भी पहचान लेती हूँ, चाहे उसे किसी ने भी लिखा हो। कहकर महुआ खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं उसकी बातें सुन रही थी। उसकी बातें मात्र बातें नहीं थीं, उनमें गहराई थी, समझदारी थी। इस प्रकार ध्यानपूर्वक मुझे अपनी बातें सुनते देखकर महुआ झेंप सी गई तथा चुप हो गई। सांझ का आगमन हो रहा था। वो धीरे धीरे क्षितिज से वृक्षों पर उतरने लगी थी। महुआ को भी घर जाना था और मुझे भी। कई दिनों के उपरांत विक्रांत आज कॉलेज में दिखाई दिया। मुझे वो बदला बदला सा लगा। चेहरे पर बेतरतीब सी उगी दाढ़ी, जैसे कई दिनों से समय न मिला हो शेव करने का। कुछ कमज़ोर भी। सबसे बढ़कर उसमें यह बदलाव परिलक्षित हो रहा था कि सबके व्यक्तिगत जीवन की जानकारियां जुटाना व उनको लेकर व्यंग्यात्मक कटाक्ष करने व हंसने का शगल उसके स्वभाव से नदारद था। स्टाफ रूम में मुझे देखकर वो मुस्कुराया व अभिवादन करता हुआ मेरे समीप आकर मेरा कुशल क्षेम पूछने लगा। औपचारिकता पूरी करने के पश्चात भी वो मेरे पास बैठा रहा। कदाचित वो मुझसे और बातें करना चाहता था, किंतु उससे बातें करने में उस समय मेरी रुचि नहीं थी। मेरी कोई क्लास नहीं थी इस समय, अतः मुझे यहाँ बैठना ही था। विक्रांत की भी क्लास नहीं थी इस समय। कुछ देर तक हम दोनों के बीच सन्नाटा पसरा रहा। आपको तो ज्ञात ही होगा मेरे परिवार में अकस्मात आई समस्या के बारे में, कहकर विक्रांत मेरी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगा। मुझे कैसे ज्ञात होगा? क्या यही काम रह गया है मेरे पास कि मैं सबकी जानकारियां रखती फिरूं? कहकर मैं विक्रांत की ओर देखने लगी। मैं अपने तल्ख लहजे का प्रभाव उस पर देखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि उसे मेरी बात बुरी लगे। विक्रांत को मेरी बात कैसी लगी ये मैं नहीं जान पाई, किंतु उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, सॉरी, बहुत सारे लोगों तक ये बात फैल चुकी है। मैंने सोचा कि आपको भी पता लग चुका होगा। कहकर प्रश्नवाचक दृष्टि से वो पुनः मेरी ओर देखने लगा। उसकी बातों का उत्तर देना मैंने आवश्यक नहीं समझा, अतः चुप रही। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है। बात कुछ नहीं थी, मात्र घरेलू सामंजस्य का अभाव था। मैं चुपचाप सुनती रही। मुझसे सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद में वो अपनी बातें बताता रहा, किंतु मैं उसको समझ गई थी। मेरी पूरी सहानुभूति उसकी पत्नी सुरभा के प्रति थी। मेरी पत्नी ने मुझ पर बेटी पैदा होने पर उत्पीड़न, दहेज के लिए प्रताड़ना व हिंसा के आरोप लगाकर मुझे न्यायालय में घसीट लिया है। कुछ देर तक वो चुप रहा। विक्रांत प्रतिक्रिया की आशा में मेरी ओर देखता रहा। मेरी ओर से कोई प्रतिक्रिया न पाकर वो आगे बताने लगा, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। मुझे आपके जैसी शिक्षित व आकर्षक पत्नी चाहिए थी, किंतु मेरा ऐसा भाग्य कहाँ। मेरे माता पिता ने, कहकर वो चुप हो गया तथा मेरी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगा। मेरे जैसी आकर्षक? जो व्यक्ति स्त्री की कद्र, उसका सम्मान करना न जानता हो, उसे स्वर्ग की अप्सरा ही क्यों न मिल जाए, वो उससे कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। यही प्रॉब्लम है सभी पुरुषों में। उन्हें अपनी पत्नियों में अच्छाइयाँ गुण कभी नहीं दिखते, उसमें अनेक कमियाँ अवश्य दिखती हैं। वो मृगतृष्णा के पीछे भागता रहता है सारी उम्र, पराई स्त्रियों में सुख ढूंढता रहता है, अपने वैवाहिक जीवन को नर्क बनाता जाता है। मैंने विक्रांत से कहा। विक्रांत स्तब्ध था मेरी बात सुनकर। उसने मुझसे इस प्रकार के उत्तर की उम्मीद कदापि नहीं की होगी। मुझे उसके व्यक्तिगत जीवन में कोई रुचि नहीं थी, किंतु उसने अपनी पारिवारिक बातें मुझसे साझा की हैं, तो मैं गलत बातों का समर्थन कभी नहीं करूंगी। मैं यदि सुलभा के लिए कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम उसके साथ सहानुभूति का भाव तो रख सकती हूँ। आखिर उसके साथ अन्याय हुआ है। विक्रांत ने सोचा था कि अपनी प्रशंसा से प्रसन्न होकर मैं उसकी स्वीकारोक्ति में गर्दन हिलाकर उसके साथ सहानुभूति रखूंगी। ऐसा नहीं हुआ और वो भौचक्का सा मेरी ओर देखता रहा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो हकबकाया सा बोल पड़ा। इस समय स्टाफ रूम से अधिकांश शिक्षक अपनी कक्षाओं में जा चुके थे। कुछ एक ही थे जो इस समय स्टाफ रूम में बैठे थे तथा अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। विक्रांत अभी मेरे समीप ही बैठा था। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो मुझसे कुछ और भी कहना चाहता है। अपनी बात कहने का यह अवसर अब वो हाथ से नहीं जाने देना चाहता है।
मैं भी आज उसकी बात सुनने व अपने विचारों को उसके समक्ष रख देना चाहती हूँ। इससे पूर्व अनेक बार मैं विक्रांत की बातों को पूरी तरह सुने बिना बीच में छोड़कर जा चुकी हूँ, किंतु आज मैं उसकी पूरी बात सुनूंगी तथा उसका उचित उत्तर भी दूंगी। आज मैं उससे विमर्श करने के मूड में थी। कोई भी लड़की जब पिता के घर से ससुराल आती है तो आवश्यक नहीं कि वो शरीर से, विचारों से या जीवन के अच्छे बुरे अनुभवों के ज्ञान में परिपक्व हो। उसे यदि ससुराल में सहयोग व अवसर मिले तो वो भी अपने व्यक्तित्व को परिमार्जित कर अपने परिवार और बच्चों का उचित ढंग से पालन पोषण कर उनके विकास में अपना योगदान दे सकती है। उसे वो अवसर तो मिले। कुछ पुरुषों की दृष्टि में पत्नी का अर्थ 2 रोटी के टुकड़ों पर मिलने वाली निःशुल्क दासी है। उसे वो सारी उम्र दासी बनाकर ही रखना चाहता है। उसके व्यक्तित्व का और विकास होने के स्थान पर उसका सौंदर्य व राह गुण भी विलुप्त हो जाता है। मेरी आशा के विपरीत विक्रांत मेरी बातें मुस्कुरा कर सुन रहा था। ऐसा नहीं है कि सभी पुरुष ऐसे ही हैं। कुछ ऐसे भी पति हुए हैं जिन्होंने अपनी अनपढ़ पत्नी को विवाहोपरांत पढ़ाया लिखाया तथा उसके व्यक्तित्व का इस प्रकार परिमार्जन किया कि आगे चल वे नारियां महान विभूतियां बनी। किंतु ऐसे पुरुष बिरले ही हुए हैं। कहकर मैं चुप हो गई। किंतु मेरी परिस्थितियां भिन्न हैं नीलाक्षी जी, विक्रांत ने मुझे समझाते हुए कहा। क्या भिन्न है विक्रांत जी? परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करते हुए किसी की भावनाओं को समझना ही मनुष्य की महानता है, मैंने कहा। परंतु मेरी पत्नी गांव के विद्यालय से 5वीं तक पढ़ी, देखने में साधारण व निर्धन परिवार की थी। विक्रांत ने मेरी बातों का प्रतिवाद करते हुए कहा। विक्रांत की बातें सुनकर मैं हतप्रभ थी। कोई पुरुष कैसे अपनी पत्नी के प्रति इस प्रकार के विचार रख सकता है, जबकि उसके साथ वैवाहिक बंधन में रहते हुए 2 बच्चों का पिता बन चुका हो। ये सब कुछ विवाह के पूर्व सोचना चाहिए था। मैंने तो आप जैसी पत्नी की कल्पना की थी, किंतु कहकर विक्रांत चुप हो गया। मुझे विक्रांत की इस सोच पर विस्मय हो रहा था। मेरे जैसी पत्नी? मैं अपनी विशिष्टताओं को स्वयं न जान सकी तो विक्रांत ने कैसे जान लिया? जिसे मेरी विशिष्टताएं जाननी चाहिए थीं, अर्थात मेरा पति, वो भी तो नहीं जान सका। विक्रांत मुझे ऐसा पुरुष प्रतीत हो रहा था जो छद्म आवरण पहनकर अपनी वास्तविकता छुपाता है तथा संसार के समक्ष अपनी स्वच्छ छवि का प्रदर्शन करता है। उसकी सोच भी वही है कि पुरुष जब चाहे, जिस उम्र में चाहे, दूसरा विवाह कर सकता है। समस्या तो सुलभा के लिए है। ऐसी मानसिकता वाले लोगों से भरे समाज में सुलभा कहाँ जाएगी? किसी पर पुरुष के कंधे का संबल लेगी? मेरा मन वितृष्णा से भरने लगा। मैं इस विषय पर विक्रांत जैसे अविकसित मानसिकता वाले पुरुष से बातें नहीं कर सकती थी। समय मेरी कक्षाओं का हो रहा था। मैं स्टाफ रूम से बाहर निकल आई। जाते जाते मुझे ऐसा लगा कि जैसे विक्रांत मुझसे कुछ और बातें करना चाहता था। घर आकर मेरा मन कसैला सा हो रहा था। मैंने माँ बाबूजी के लिए चाय के साथ उनकी पसंद का नाश्ता पोहा बनाया। उन्हें संतुष्टि से खाते देख मुझे अच्छा लगा। कुछ देर विश्राम के पश्चात मैं रसोई में जाकर भोजन बनाने की तैयारियों में व्यस्त हो गई। माँ भी मेरे पीछे पीछे आ गई। मुझे काम करते देखकर बोल पड़ी, प्रतिदिन तो तू ही दोनों समय का खाना बनाती है, छोटी परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त रहती है। आज मेरी इच्छा है कि मैं कुछ बनाऊं और तू बाबूजी के पास बैठकर आराम से उनसे बातें कर। तो क्या हो गया माँ, 4 लोगों का खाना रहता है, इसमें समय ही कितना लगता है। जब समय मिलता है छोटी भी काम में हाथ बटाती ही है। काफ़ी कुछ तो राम प्यारी मतलब काम वाली कर जाती है। आप चलिए बाबूजी के पास बैठिए। मैं बस कुछ ही देर में झटपट खाना बनाकर बाबूजी के पास आकर बैठूंगी तथा खूब सारी बातें करूंगी, गपशप इधर उधर की। कहकर मैं मुस्कुराती हुई माँ को बाहों में पकड़कर रसोई के दरवाजे तक छोड़ आई। आज सचमुच मैं बाबूजी के पास बैठकर उनसे बातें करना चाहती थी। मैं शीघ्र रसोई का काम समाप्त करने के प्रयास में तीव्र गति से काम में लग गई। जितनी तीव्र गति से मेरे हाथ चल रहे थे, उतनी ही तीव्र गति से मेरे मन मस्तिष्क में विचार भी प्रवाहमान हो रहे थे। मैं सोच रही थी कि बाबूजी का जीवन घर में ही सिमट कर रह गया है। सामाजिक जीवन में उनकी सक्रियता ना के बराबर रह गई है। ले देकर बाबूजी बाजार से जाकर सब्जियां तथा बनिए की दुकान से राशन इत्यादि लाने के लिए घर से निकलते हैं, कभी अकेले तो कभी माँ के साथ। उसे स्मरण आ रहे हैं वे दिन जब बाबूजी सरकारी अस्पताल में चिकित्सक के पद पर कार्यरत थे।
उन दिनों उनसे मिलने वालों की भीड़ सी लगी रहती थी, घर में भी और अस्पताल में भी। वो छोटी थी, घर में आने वाले रिश्तेदारों का भरपूर स्नेह उसे व भैया को मिलता था। वे सुनहरे दिन कितनी शीघ्रता से व्यतीत होते जा रहे थे। तब बाबूजी रांची के सरकारी अस्पताल में नियुक्त थे। मैं और भैया भी वहीं से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और एक दिन भैया का चयन शासकीय सेवा हेतु हो गया। हम सब अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रसन्नता में हम सबको ये स्मरण न रहा कि भैया की नियुक्ति किसी अन्य शहर में होगी, उन्हें हम सबसे दूर जाना होगा। भैया की नियुक्ति हुई, वो दूर चले गए। उनकी कमी का प्रभाव सबसे अधिक माँ बाबूजी पर हुआ। कोई भी बात चलने पर वो भैया को याद करते, यहाँ तक कि घर में कुछ भी अच्छा अथवा भैया की मनपसंद खाने पीने की चीज़ बनने पर माँ भैया को ही स्मरण करती। सब कुछ परिवर्तित हो रहा था। उस परिवर्तन का अनुभव हम सभी कर रहे थे। नौकरी ज्वाइन करने के 2 वर्षों के भीतर भैया ने अपनी पसंद की लड़की से प्रेम विवाह कर लिया। भैया ने विवाह कोर्ट में करना तय किया था। उस विवाह में हम सबका सम्मिलित होना मुख्य नहीं था, विवाह की निश्चितता मुख्य थी, हमारा जाना गौड़। हम सब विवाह में गए। दिन कैसे परिवर्तित हो जाते हैं और हमें आभास तक नहीं होता। भैया के इस प्रकार के विवाह कर लेने से माँ बाबूजी के अंदर बहुत कुछ टूटा, जिसे मैंने अनुभव किया और बखूबी किया। इसी बीच मेरी शिक्षा भी पूर्ण हो चुकी थी तथा बाबूजी की नौकरी भी। बाबूजी ने रांची के पास ही नव विकसित होते इस छोटे से शहर में उस समय जमीन का टुकड़ा ले लिया था जब वो नौकरी में थे। सेवानिवृत्त होने के पश्चात उन्होंने एक घर बनवाया। शेष पैसे बचाकर मेरे विवाह व छोटी की शिक्षा के लिए रख दिया था। समय आगे बढ़ता गया, जैसा कि सृष्टि का नैसर्गिक नियम है, किंतु भैया का अपनी पत्नी के साथ यहाँ आना समय के आगे बढ़ने के साथ कम होता गया। उनके न आने के कारण कई थे। दूर के शहर में उनकी नौकरी, 2 छोटे बच्चे तथा उनकी पत्नी की भी नौकरी में सेवारत होने की व्यस्तता। पर प्रमुख कारण बूढ़े माँ पिता के पास न आने की उनकी इच्छा शक्ति का अभाव था। माँ बाबूजी के पास न होते हुए भी भैया प्रत्येक क्षण उनके पास विद्यमान थे। इतना सब कुछ होने के उपरांत भी बाबूजी अब व्यस्त तथा प्रसन्न थे, क्योंकि सेवानिवृत्ति के पश्चात भी उनके पास एक बड़ा कार्य था करने को, वो था मेरा विवाह। मेरे विवाह की चर्चा तैयारियों में माँ बाबूजी का समय व्यतीत होता रहा। मेरा विवाह भी शीघ्र तय हो गया। इसके लिए बाबूजी को अधिक भागदौड़ नहीं करनी पड़ी। लोग कहते थे कि इसका कारण मेरा शिक्षित व सुंदर होना था। मेरा विवाह हो गया। मैं ससुराल आ गई। ससुराल में सब कुछ ठीक था। प्रथम बार जब मैं वहाँ से माँ के घर आई तो बाबूजी बाहर के कमरे में एक छोटी सी डिस्पेंसरी खोलने की योजना बना रहे थे। उनका उद्देश्य स्वयं को व्यस्त रखने के साथ साथ कम पैसों में निर्धन परिवारों को इलाज प्रदान करना था। सेवानिवृत्ति के पश्चात वो इससे बड़ा सोच भी नहीं सकते थे। पैसों की सीमाओं का ध्यान रखकर ही कुछ भी करना था। मुझे बाबूजी की योजना सुखद लगी। मैं सोचती थी कि मेरे बिना वो अकेले हो गए होंगे, किंतु अब मुझे बाबूजी की कोई चिंता नहीं थी। भैया भी कभी कभी उनका हाल पूछ ही लेते हैं, घर आकर नहीं तो फ़ोन पर ही सही। मैं ससुराल में छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हुए सबसे सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करते हुए दिन व्यतीत कर रही थी। अपनी घर गृहस्थी सजाने संवारने का पूरा प्रयत्न कर रही थी कि उस दिन मेरे सब्र का बांध टूटने लगा, जब मेरे पति ने मुझसे पूछ लिया, जब तुम कॉलेज में लड़कों के साथ पढ़ती थी तो उस समय किन किन लड़कों के साथ तुम्हारे प्रेम संबंध थे? मैं आसमान से ज़मीन पर आ गिरी। मन में ऐसी इच्छा हो रही थी कि मैं ज़ोर ज़ोर से रोकर अपने हृदय में उठ रही असीम पीड़ा को बाहर निकाल दूं। कहीं इस पीड़ा से मेरा हृदय न फट जाए। मैं कैसे, किन शब्दों में इस व्यक्ति को समझाऊं? मैं विवश असमर्थ थी। तुम इतनी आकर्षक हो कि तुम्हारे एक नहीं अनेक प्रेमी होंगे। कितनों को फंसा रखा था तुमने इस सुंदरता के जाल में? मेरा पति मुझे गालियां देता जा रहा था और मेरे संस्कार उसकी गालियों का प्रतिकार करने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, चुपचाप सुनने पर विवश कर रहे थे। मैं इस निरर्थक व अपमानजनक प्रश्न का उत्तर दूं भी तो क्या दूं, कैसे दूं? तुम्हारी खामोशी तुम्हारी स्वीकारोक्त प्रतीत हो रही है, उसने दुष्टतापूर्वक मुझसे कहा। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। मेरा पति मुझे दंभी, कापुरुष, बलात्कारी लगने लगा। यदि उसे मुझ पर विश्वास नहीं है तो उसने मेरे साथ वैवाहिक संबंध स्थापित क्यों किया है? उसकी बातों ने
व उसके बर्बर व्यवहार ने मुझे अब परिवर्तित कर दिया था। हाँ, तुम्हें मुझ पर, अपनी ब्याहता पत्नी पर विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुमने मेरे चरित्र पर हमला किया है, मुझे गाली दी है। तुम्हारा ये उच्च कुलीन परिवार व तुम मेरी दृष्टि में निकृष्ट हो। यदि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं तो तुम जैसा समझते हो मैं वैसी ही सही, मैंने भी आवेश में आकर उत्तर दिया। वो क्रोध में आ चुका था। मुझसे इस प्रकार के प्रत्युत्तर की आशा न थी उसे। महिलाओं के साथ पशुवत आचरण करने वाले परिवार व नस्ल का था वो। प्रथम बार तो नहीं किंतु दूसरी बार इसी प्रकार के अनर्गल आरोप लगाते हुए मुझ पर हाथ उठा बैठा। उसके साथ रहते हुए मुझे ये लगने लगा था कि मेरे लिए उसके हृदय में प्रेम व सम्मान नहीं है, जो एक सफल व आदर्श वैवाहिक जीवन जीने के लिए एक दूसरे के प्रति आवश्यक है। अपनी पीड़ा मैं माँ बाबूजी से छुपाती रही। कारण ये था कि उम्र के इस पड़ाव पर यह सब कुछ सहन करना उनके लिए सरल नहीं होगा। किंतु ऐसी बातें कब तक छुपा कर रखी जा सकती हैं? चेहरे के भाव व उन्हें समझने का अनुभव सब कुछ स्वतः व्यक्त कर देता है। मुझे स्मरण है वो दिन जब मैं बहुत दिनों के पश्चात माँ के घर गई थी। मेरा पति भी मेरे साथ था। बिना किसी बात के संदेह करना वो मुझसे झगड़ने का उसका स्वभाव बन गया था। वहाँ भी वो बिना किसी कारण के मुझसे झगड़ता रहता। मेरे माँ बाबूजी के सामने मुझे अपशब्द कहता। और उस दिन मुझे भली भांति स्मरण है, उस दिन की वो घटना जब मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उसके साथ जीवन व्यतीत न करने का। मेरे सब्र की वही अंतिम सीमा थी। मैं घर के गेट पर बाबूजी के साथ खड़ी बातें कर रही थी कि वो वहाँ आया और मुझसे बातें करते करते उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। मेरे सब्र की वही अंतिम सीमा थी। उसके पश्चात मैं माँ के घर पर ही रुक गई। बाबूजी मेरे साथ हुए दुर्व्यवहार से व्यथित थे और माँ गहरे सदमे में। मैंने अपने अंदर के साहस को टूटने नहीं दिया। बाबूजी को उनके द्वारा दिलाई गई उच्च शिक्षा व संस्कारों तथा माँ को उनके द्वारा एक योग्य स्त्री बनने व जीवन के संघर्षों पर विजय प्राप्त करने की सीख का स्मरण कराते हुए उन्हें ढांढस दिया कि मेरे जीवन में आए इस संकट की घड़ी में वो मेरे इस फैसले में मेरा साथ दें और निश्चिंत रहें। मैं उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। उस दिन मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, माँ बाबूजी को सहारा दूंगी, उनके पास रहकर एक पुत्र की भांति उनकी सेवा करूंगी। पुत्र की भांति क्यों, एक संतान की भांति उनको भावनात्मक सहारा दूंगी जिसकी उन्हें सर्वाधिक आवश्यकता है। जीवन के इस रूप की कल्पना नहीं की थी मैंने, किंतु मुझे जीवन की ये चुनौती स्वीकार थी। मैंने आत्मनिर्भर बनने की ओर प्रथम कदम बढ़ाते हुए नौकरी की तलाश प्रारंभ की। मैंने पीएचडी तक की शिक्षा प्राप्त की थी, अतः मेरे लिए अध्यापन कार्य ही उपयुक्त था। ये कार्य मुझे अच्छा लगता था। प्रारंभ से ही मैं अध्यापिका बनने के सपने देखती थी। मेरे जीवन में प्रसन्नता के क्षणों का आगमन प्रारंभ होने लगा था। इसी शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज में अध्यापन कार्य हेतु मेरा चयन कर लिया गया। अरसे तक मेरी सुध न लेने वाला मेरा पति अब मुझे अपने पास बुलाने के लिए प्रयत्न करने लगा। उसके घर वाले भी किसी न किसी नाते रिश्तेदारों के द्वारा मेरे पास संदेश भिजवाने लगे कि मैं उनके घर वापस आ जाऊं। मैं आगे बढ़ चुकी थी। कभी मेरा सौंदर्य ही मेरा शत्रु बन गया था। अब मेरे पति व उसके घर वालों को मैं और मेरी योग्यता अच्छे लगने लगे। किंतु अब मैं बदल चुकी थी। मेरे विचार परिवर्तित हो चुके थे। मुझे अब घृणा हो गई थी विवाह नाम की संस्था से, पुरुषों से। कुशलतापूर्वक नौकरी व माँ बाबूजी की देखभाल का उत्तरदायित्व मैंने संभाल लिया है। ससुराल वालों को संदेश भिजवा दिया है कि यदि वे मुझे यहाँ पर भी परेशान करेंगे तो मैं कानून का सहारा लेने से मैं पीछे नहीं रहूँगी। मैंने उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए, जो कि सत्य है, उनसे तलाक की मांग कर दी है। उस दिन से अब तक वहाँ से कोई संदेश नहीं आया। ये छोटा सा शहर है, यहाँ कुछ भी छुप नहीं सकता, अथवा ये कह सकते हैं कि छुपाया नहीं जा सकता। विक्रांत को भी मेरे पति द्वारा मेरे साथ किए गए दुर्व्यवहार की घटना का पता चल गया था। वो रहता भी है यहीं कहीं आसपास। कॉलेज की पार्टी में वो इसी बात को चर्चा का विषय बनाकर मेरा उपहास करना चाह रहा था। उफ, मैं भी किन दुखद स्मृतियों में गुम हो गई। अब तो मेरे सामने मेरे जीवन का मार्ग व लक्ष्य स्पष्ट हैं। अपने साहस व अपनी योग्यता से मैंने अपने जीवन में प्रसन्नता के कुछ क्षण अर्जित कर लिए हैं। मेरा पसंदीदा विषय अर्थशास्त्र है। कॉलेज में मैं अर्थशास्त्र की अध्यापिका हूँ।
मैं अर्थशास्त्र पर वैचारिकी व शोधपरक लेख इत्यादि लिखने लगी हूँ, जो यदा कदा पत्र पत्रिकाओं में छप भी रहे हैं। मैंने अपने आप को पूर्णतः व्यस्त कर लिया है। मेरे जीवन में कोई रिक्तता नहीं है। रसोई के कार्य पूर्ण हो चुके थे। मैं ड्राइंग रूम में माँ बापूजी के पास जाकर बैठ गई। बाबूजी प्रसन्न दिख रहे थे। वे टीवी पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम समाचार देख रहे थे। राजनीति और मौसम की चर्चा को लेकर वे माँ से मुखातिब थे। बाबूजी ने मुझसे कॉलेज का हालचाल व मुझे कोई परेशानी तो नहीं है इत्यादि के बारे में पूछा। उनके अनुभवी नेत्रों ने मेरे चेहरे पर फैली निश्चिंतता को भांप लिया था। एक नीम का पेड़ था, उस पर एक कौवा रहता था। एक दिन उसे प्यास लगी। कॉलेज की कैंटीन के सामने से गुजरते हुए मैंने देखा कि कैंटीन की दीवार से सटकर बैठा महुआ का बेटा झूम झूम कर प्यासा कौवा की कहानी पढ़ रहा था। मैं बरबस उसकी तरफ देखने लगी। मुझे अपना बचपन याद आ गया। तब मैं बहुत छोटी थी, स्मृतियाँ धुंधला गई हैं, किंतु कुछ कुछ याद आ रहा है। कदाचित मैं पहली या दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। हिंदी की पुस्तक में प्यासा कौवा की कहानी बचपन की मेरी प्रिय कहानी हुआ करती थी। कला विषय का मेरा प्रिय चित्रांकन भी प्यासा कौवा का चित्र हुआ करता था। मैं भी बचपन में इसी प्रकार पूरे मनोयोग से प्यासा कौवा व लालची लोमड़ी की कहानियाँ पढ़ा करती थी तथा कला की कॉपी में कई कई बार उसका चित्रांकन किया करती थी। मैं मुस्कुरा पड़ी, ये सोचकर कि बचपन सबका एक जैसा होता है, चाहे वो शहरी क्षेत्र का बचपन होता हो या ग्रामीण क्षेत्र का। बचपन धनी या निर्धन में भी अंतर नहीं करता। सामने आती महुआ दिखाई दी। वो स्टाफ रूम में चाय पहुंचाने के पश्चात लौट रही थी। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। वो प्रसन्न दिख रही थी, सदैव की भांति। कुछ देर मेरे पास रुककर मेरा हालचाल पूछा और अपने काम पर चली गई। मेरी कक्षाओं का समय हो गया था, अतः मैं भी आगे बढ़ गई। चलते चलते मैं सोचती जा रही थी कि महुआ अपने जीवन में कैसे अनेक उत्तरदायित्वों का वहन कर रही है, घर, बाहर व परिवार के, फिर भी प्रसन्न रहती है, जीवन से किसी उलाहना या शिकायत के बिना। कॉलेज बंद होने के समय महुआ मुझे कॉलेज के गेट पर खड़ी मिली। इस समय वो थकी हुई लग रही थी। उसके चेहरे पर से वो चिर परिचित मुस्कान अदृश्य थी जो मुझे प्रेरणा देती है। उसका नन्हा सा बेटा उसकी उंगली थामे खड़ा था। महुआ ने बताया कि वो मेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी। मैं रुक गई। महुआ ने कहा, दीदी, आजकल घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसका बापू बेटे की तरफ संकेत करते हुए बोली, बहुत बीमार चल रहा है, 1.5 माह से मजूरी पर नहीं गया है। कहते हुए महुआ के चेहरे पर पीड़ा पसर गई। कुछ क्षण रुक कर वो पुनः बोली, पहले तो मेरे यहाँ काम पर आने के लिए मना करता था। घर की आर्थिक रूप से जर्जर परिस्थितियों को देखकर मैं उसकी बातों को अनसुना कर काम पर आने लगी। इस काम के पीछे बहुत मार खाई है मैंने। काम के लिए यहाँ आने पर वो मुझे पीटता था। मार की उस पीड़ा की टीस अभी तक मेरे शरीर पर है। अब मेरे बचाए सारे पैसे उसकी दवाइयों पर खर्च हो गए। अब भी उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है। आज इसको भी ज्वर हो रहा है, इसीलिए विद्यालय नहीं गया। सुबह गांव के वैद्य जी से दवा लाई थी। इस समय ज्वर कुछ कम है। बेटे की ओर देखते हुए महुआ ने कहा। मुझे महुआ से सहानुभूति, किंतु उसके इन परिस्थितियों से जूझने व उन पर विजय प्राप्त कर लेने की अदम्य इच्छा व साहस पर गर्व हो रहा था। मैं उसकी बातें गर्वानुभूति के साथ सुन रही थी। दीदी, मुझे 200 रुपये की आवश्यकता है, यदि आप दे सकें तो। सिर झुकाकर अत्यंत संकोच के साथ वो बोल सकी, मुझे पैसे इसकी दवा के लिए चाहिए। खाने को तो हम रूखी सूखी भी खा लेंगे। अपने बेटे की ओर देखते हुए उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, कहकर मैं पर्स खोलने लगी। अगले महीने पगार मिलते ही वापस कर दूंगी। इस समय घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। इसका बाप 1.5 महीने से घर पर है। मैं ही किसी प्रकार जी जांगर खट कर घर चला रही हूँ। इस बीच पर्स से पैसे निकाल कर मैं उसके हाथों में रख चुकी थी। पैसे को मुट्ठियों में बंद करते हुए मेरी ओर कृतज्ञता से देख कर बोल पड़ी, दीदी, बहुत काम चल जाएगा मेरा इन पैसों से। ठीक है, पैसे वापस करने की शीघ्रता नहीं है, पहले इसकी दवा ले आओ, मैंने कहा। अपने नेत्रों में कृतज्ञता का भाव लिए महुआ चली जा रही थी। मैं सोच रही थी कि नारी अबला कहाँ से है, वो तो शक्तिपुंज है, पुरुषों से कहीं अधिक शक्तिशाली। उस पर मातृत्व की उसकी विशेषता उसे दिव्य स्वरूप प्रदान करती है। मैं मुस्कुरा पड़ी। मेरे पग शीघ्रता से घर की ओर बढ़ चले।
चंद्रकांता भी कैसी बातें करती है, सुनकर कभी कभी हंसने का मन होता है। हास्य और सत्य के मिश्रण में पगी उसकी बातें मुझे अच्छी लगती हैं। बड़ी से बड़ी बात भी वो सहजता से हंसकर कह देती है। गंभीर मुद्दों पर चर्चा कर उन बातों को हवा में उड़ा देती है। आज भी चंद्रकांता मुझसे ऐसी ही बातों का उल्लेख कर बैठी। फुर्सत के समय स्टाफ रूम में आकर मेरे पास कुर्सी खींचकर बैठते हुए बड़े ही अपनत्व से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने भी मुस्कुराते हुए उसका कुशलक्षेम पूछा। उससे अपनापन के बंधन की अनुभूति मुझे भी होती है। कैसी हो? मैं मुखातिब थी उससे। बिल्कुल ठीक, और तुम सुनाओ, उसने कहा। मैं मुस्कुरा पड़ी। कुछ देर तक हम दोनों के बीच सन्नाटा पसरा रहा। मैं नीचे भूमि पर देख रही थी, विचार शून्य सी। मन बिल्कुल खाली था। चंद्रकांता भी जमीन की तरफ दृष्टि गड़ाए को सोच रही थी। जानती हो नीलाक्षी, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या हर स्त्री का जीवन ऐसा ही होता है। सहसा चंद्रकांता के स्वर मेरे कानों में पड़े। स्त्री को उसका सम्मानजनक स्थान क्यों नहीं मिल पाया अभी तक? ग्रामीण अनपढ़ स्त्रियों की दशा तो दयनीय है ही, पढ़ी लिखी स्त्रियों की दशा भी कम शोचनीय नहीं है। चंद्रकांता की बातें सुनकर मेरे मन के शून्य में लहरें प्रवाहित होने लगीं। मैं बड़े ही ध्यान से चंद्रकांता की बातें सुनने लगी। कुछ देर रुककर चंद्रकांता ने अपनी बातों का प्रवाह आगे बढ़ाते हुए कहना प्रारंभ किया। अपने कॉलेज की महुआ को देखो, कितना परिश्रम करती है, गुणी है। घर के उत्तरदायित्व को पूर्ण करते हुए गांव से इतनी दूर आकर यहाँ भी कार्य करती है। शिक्षित नहीं है, पर जीवन का अर्थ समझती है। छोटे से दायरे में रहते हुए भी दुनिया का पर्याप्त अनुभव रखती है। अपनी कमाई के पूरे पैसे घर की आवश्यकताओं को पूरा करने में खुशी से व्यय कर देती है। पति व घर के प्रति पूर्ण समर्पित पतिव्रता। मेरी तरफ देखते हुए चंद्रकांता फीकी हंसी हंस देती है। फिर भी पति द्वारा गालियां, प्रताड़ना, अविश्वास और यदाकथा पिटाई भी। स्वयं पर यह विश्वास कि अपने समर्पण से, अपनी अच्छाइयों से पति का हृदय परिवर्तित कर देगी, उसके विश्वास को जीत लेगी। अपनी बात पूरी कर चंद्रकांता खामोशी से मेरी तरफ देखने लगी। ऐसा क्यों होता है? स्त्री को क्यों स्वयं को प्रमाणित करना पड़ता है? आज से नहीं, सदियों से यही होता आया है। कुछ भी तो नहीं बदला है, न स्त्री की दशा न पुरुषों की मनोदशा। बातों का मर्म समझते हुए मैंने चंद्रकांता के विचारों का समर्थन किया। ये तो अनपढ़ ग्रामीण स्त्री की बात है। शिक्षित व नगरीय परिवेश में बढ़ने पलने वाली स्त्रियां भी कहाँ अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं? अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए भी संघर्ष कहाँ कर पाती हैं वे? कुछ देर चुप रहने के पश्चात चंद्रकांता ने कहना प्रारंभ किया। दूर क्या जाना, मेरी ही बात लो। मेरे पिता उच्च अधिकारी थे। घर में हम सभी भाई बहन पूर्ण शिक्षित हैं, सभी अच्छी नौकरियों में हैं। मैं जानती हूँ कि मेरी दोनों भाभियाँ व मेरी बहनें भी गृह कलह व घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं, महुआ की भांति, कभी कभी उससे अधिक। सिर झुकाए मैं चंद्रकांता की बातें सुन रही थी, बातों की गंभीरता को समझ रही थी। उसकी बातों में निहित 100% सच्चाई से मैं भी वाकिफ थी। फिर भी वातावरण को सामान्य करने के लिए मैंने पूछा, क्या हुआ चंद्रकांता, क्या बात है? आज तुम निराशा भरी बातें क्यों कर रही हो? घर में सब ठीक तो है? मुस्कुराते हुए मैंने चंद्रकांता से कहा। मुझे चंद्रकांता की बातों में अपनी कथा व्यथा छुपी लग रही थी, अन्यथा उसकी बातों में नया क्या था? कुछ भी नहीं। आजकल स्त्रियों के शोषण पर बहस विमर्श कर आधुनिकता का दिखावा करने का चलन बन चुका है। पूरी दुनिया इस आधी आबादी की शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा और विकास को बहस का मुद्दा तो बना रही है, किंतु स्त्रियों की दशा में किसी विशेष प्रकार का परिवर्तन होता दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि स्त्री विमर्श एक फैशन ही बन चुका है। हम ये बात तो बड़ी सरलता से कह देते हैं, जब तक पुरुषों के अहमवादी सोच में परिवर्तन नहीं होगा तब तक स्त्रियों की दशा में परिवर्तन नहीं होगा। स्त्रियां संघर्ष करती रहेंगी, किंतु मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्रियों के विकास के मार्ग में स्त्रियां भी कम बाधक नहीं हैं। घरेलू स्तर पर सास, ननद, बहू इत्यादि के रिश्ते तथा कार्यालयों में महिला अधिकारी व महिला मातहत के रूप में स्त्रियां एक दूसरे के लिए अवरोध उत्पन्न करती हैं। कुल मिलाकर चंद्रकांता की बातों में मुझे कुछ भी नया नहीं लगा, किंतु उसकी बातों से मैं पूर्णतः सहमत थी। जब भी मेरा पति अवकाश के दिनों में घर आता है, मेरी उलझनें व परेशानियां बढ़ जाती हैं। लेखकों कवियों ने अपनी कविताओं में परदेशी नायक के वियोग में तड़पती नायिका की पीड़ाओं का वर्णन नाहक ही किया है।
चंद्रकांता की बातें सुनकर मैं बरबस मुस्कुरा पड़ी। एक गंभीर मुद्दे से तनावपूर्ण हो चुके माहौल को हल्का बना देने की चंद्रकांता की इसी कला की तो मैं प्रशंसक हूँ। वो कैसे नायक होते होंगे? आजकल ऐसे नायकों का अभाव है, या उस समय भी यथार्थ में ऐसे नायक नहीं होते होंगे? कवियों की कल्पनाओं ने गढ़ा होगा उनका रूप। चंद्रकांता की बातें सुनकर मैं मुस्कुरा पड़ी, किंतु उसकी पीड़ा को समझ रही थी। उस समय के नायक भी नायिकाओं के लिए प्रेम व समर्पण से पूर्ण भावनाएं रखते थे। चंद्रकांता ने मुस्कुराकर मेरी बातों का समर्थन किया, किंतु उसकी मुस्कुराहट में कहीं न कहीं अविश्वास भी छुपा प्रतीत हो रहा था। डोंट वरी चंद्रकांता, सब ठीक हो जाएगा। तुम समझदार व साहसी हो। तुमसे निराशा भरी बातों की अपेक्षा मैं नहीं करती। आओ अपनी अपनी क्लासेस में चलें, समय होने वाला है। मैंने सांत्वना देते हुए उसे उठाया व उसके साथ ही आगे बढ़ चली। उपन्यास अपने अपने इंद्रधनुष की कहानी जारी रहेगी अगले भाग 3 में।